नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के हमारे पहले वर्चुअल प्रयास में हम लोग आभारी हैं कि देश के दो बड़े चिंतक हमारे बीच में हैं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे साथियों से कि हमारी परंपरा के अनुसार उन्हें पुस्तक का बुके देकर स्वागत करें। हमारी मुख्य संपादक मीरा जैन जी प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय जायसवाल जी का स्वागत। धन्यवाद मीरा जी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा वर्चुअल विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, इसका केंद्रीय विषय या थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वास्तव में लगभग 142 साल बाद आने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम एक बार फिर से अपनी भारतीय मूल जड़ों की ओर लौटकर एक शिक्षा के ऐसे तंत्र को तैयार करना चाहते हैं जिसमें हमारे मूल्य हों, जिससे पढ़े हुए बच्चे हमारे तरीके से हमारे देश की लोक कला संस्कृति को लेकर तैयार हो सकें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में श्री ओम प्रकाश पांडे जी हैं। वैसे तो पांडे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, फिर वहाँ उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, फिर कण भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में शोध किया, अध्यापन किया, इसरो सरीकी संस्थाओं के लिए योगदान किया और वास्तव में उनकी रुचि भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा पद्धति, संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को जानने में है। पांडे जी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं और उनकी कई पुस्तकें बहुत चर्चित हैं, जिसमें कॉस्मोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ नेचर और कॉन्शसनेस द अल्टीमेट बूम, ये बहुत चर्चित किताबें हैं। हमारे साथ में हमारे दूसरे साथी डॉक्टर संजीव राय शिक्षा के क्षेत्र में जाने माना नाम है। संजीव जी नेपाल के जनयुद्ध और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका पर उनका लेखन बहुत चर्चित रहा है और इसके अलावा वो अफगानिस्तान सरी के कन्फ्लिक्ट वाले इलाके में शिक्षा पे काम करते रहे, नेपाल में काम करते रहे। भारत में उन्होंने यूनिसेफ के साथ में आंचलिक क्षेत्रों तक जाकर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम था, वहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड पे एक पूरे प्रोजेक्ट पे काम किया, सेव द चिल्ड्रन ट्रस्ट के लिए काम किया। और आज भी संजीव जी देश के सभी चर्चित अखबारों में, ट्रिब्यून में, टेलीग्राफ के लिए, हिंदी में, सहारा के लिए शिक्षा और शिक्षा से जुड़े विषयों पर लिखते रहते हैं। हमारी चर्चा की शुरुआत हम संजीव जी से करते हैं। संजीव जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज आया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय है, जिस पे पूरे देश की निगाह है, वो है कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा। और भारतीय भाषाओं में शिक्षा, मदर टंग में शिक्षा, ये जो भाषा का माध्यम बनाया गया, ये जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको किस तरीके से समृद्ध करें? देखिए, बहुत 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 धन्यवाद आपका। और ये प्रश्न तो बहुत प्रासंगिक है, मौजूद है। सवाल ये है कि बिना अपनी मातृभाषा की शिक्षा की तो कल्पना ही नहीं हो सकती है। तो ये तो मतलब इसमें कोई विवाद ही नहीं है कि शिक्षा की जो शुरुआत है वो प्राथमिक और मातृभाषा में होना चाहिए। और ये पेडागोजिकली भी प्रूव्ड है। जो लोग शिक्षा शास्त्र में काम करते हैं वो ये बेहतर जानते हैं, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से भी, जो लोग अनुभव से सीखते हैं, उनको भी ये पता है कि अपनी परिवेश की भाषा जो है वो हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है। और शिक्षा, जैसे कि साव विद्या या विमुक्तय कहा जाता है कि शिक्षा हमको लिबरेट करती है।
और शिक्षा हमको एक बेहतर मनुष्य बनाती है। तो जब हम अपने आसपास के परिवेश और से जब जुड़ते हैं और उस जो कि भाषा जो है वो सांस्कृतिक उत्पाद होती है, तो उसके बहाने हम अपनी संस्कृति से भी जोड़ते हैं, अपने मूल्यों से भी, अपनी परंपराओं से भी। और शिक्षा जब आगे बढ़ते हैं हम, तब वो एक हमको बड़ा विस्तार देती है, बड़ा फलक देती है। तो निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा का जो आधार है वो मातृभाषा में होना चाहिए, और आगे चल के हमारे पास दूसरी भाषाओं को सीखने का विकल्प भी खुला रहना चाहिए। तो परंपरा से रिश्ता भी रहना चाहिए और हमारी आधुनिकता पे दृष्टि भी होनी चाहिए। इस पर मैं एक विषय में कहना चाहूँगा। जिन्होंने जो कहा वो बहुत सुंदर कहा। मैं इस पर एक जो बायोलॉजिकल ऑर्डर है या जो वैज्ञानिक कारण है वो मैं आपसे कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से। वो ये है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो टोटली कनेक्टेड होता है अपनी माँ के साथ। और जब माँ के साथ कनेक्टेड होता है तो माँ जिस भाषा में बात करती है उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो प्रकंपन है, उस प्रकंपन से उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स फॉर्म होता रहता है। तो इसलिए आपने देखा होगा, आप लोगों को अनुभव होगा कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय और 3 महीने तक जैसे ही माँ इंटर करती है या माँ की आवाज़ आती है वैसे उसके बॉडी में हरकत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले वो माँ की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसका उसी तरह से बना होता है। इसलिए अगर उसको माँ के भाषा में, मातृभाषा का मतलब है माँ की भाषा में अगर उसको शिक्षा दी जाए, माँ जिस भाषा में बात करती है उस भाषा में अगर शिक्षा दी जाए तो उसकी ग्रैस्पिंग पावर जो है वो कम से कम 8 to 9% एक्सीड कर जाती है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि प्राइमरी, और ये सारे आप एजुकेशनिस्ट भी ये इसलिए कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी जो रिसर्च किया उसकी बात कर रहा हूँ कि ये वैज्ञानिक तरह से सिद्ध है कि उसको अगर माँ की भाषा में अगर हम शिक्षा नहीं देते हैं तो उसकी जो इंटेलिजेंस या जो आईक्यू लेवल है वो डिट्रिएट हो जाता है। इसलिए हम उसको प्राइमरी स्तर तक, जब तक वो मैच्योर्ड ना हो उसका लेवल, तब तक हमको उसको मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। और ये सारा का सारा, इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक साउथ इंडियन एक फैमिली जो है वो जर्मन में नौकरी करती थी, और वो जर्मन में, और इसको मैंने एजुकेशन पॉलिसी पे भी लिखा है। तो वो जर्मन में नौकरी करते थे और उनकी वाइफ जो है हाउस वाइफ थी, और उनकी एक लड़की पैदा हुई सुजाता, वहीं जर्मनी में पैदा हुई। और 8 वर्ष की जब हुई तो उसको जब स्कूल में एडमिशन की बात आई तो उन्होंने जब अप्लाई किया तो उनसे कहा गया कि 15 दिन के बाद आइएगा। और 15 दिन के बाद जब वो आए तो उनसे पूछा गया कि नहीं, उनसे पूछा गया कि आप घर में किस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम घर में तो तमिल में बात करते हैं। तो उनसे कहा गया कि तमिल में बात करते हैं। वो बोले लेकिन हमारी जो बच्ची है वो तो टोटल जर्मन जानती है, बचपन से यही है। तो बोले नो प्रॉब्लम, 15 दिन बाद आइए। 15 दिन बाद आने के बाद वहाँ पर कहा गया कि इस बच्ची का एडमिशन नहीं हो सकता यहाँ। तो उसने कहा कि व्हाट इज़ द फॉल्ट, रीजन क्या? तो बोला ये है कि इसको मदर टंग में शिक्षा देनी है, और हमारे यहाँ कोई तमिल टीचर नहीं है, हम उसको शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि हमको इसको प्राइमरी की जो शिक्षा है वो तमिल में ही देनी है, तमिल लैंग्वेज में। फिर उन्होंने बोला तो ये तो फॉल्ट है ये, क्योंकि ये बच्ची यहाँ पैदा हुई है, तो इसका क्या उपाय है? तो बोले एक उपाय है कि आपकी वाइफ जो है वो ग्रेजुएट है और हाउस वाइफ है, अगर वो चाहें तो वो भी जर्मनी जानती हैं, वो जर्मन में जो किताबें लिखी हुई हैं उसको अगर वो तमिल में ट्रांसलेट करके, जब तक आप इनकी बच्ची मैच्योर नहीं होती है तब तक हम उनको टेम्पोररी सर्विस दे रहे हैं, टेम्पोररी टीचर अपॉइंट करेंगे फॉर ओनली 1 स्टूडेंट। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो हमारे यहाँ सर्वथा अनुपस्थित है, अभाव है इसका। तो इसको समझना चाहिए, और सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है जो मातृभाषा में शिक्षा की बात की जाए। और सर निश्चित ही मातृभाषा में जब शिक्षा दी जाएगी तो जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं जिनकी सबसे ज़्यादा जोर इस नई शिक्षा नीति में दिया गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित इससे हो पाएगा। तो
क्योंकि भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसके अंदर हमने भाषा को लें, अंक को लें, या विज्ञान को लें, या ज्योतिष को लें, या अंतरिक्ष शास्त्र को लें, वो सभी पहले से हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसको हम लोगों ने पाश्चात्य शिक्षण की नज़रिए में कुछ कमतर आंका। तो ये जो नया अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना और अपनी परंपराओं को प्राथमिकता देना शिक्षा में, उससे किस तरीके से बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में बदलाव आएगा संजय जी? देखिए, जैसे अभी सर ने कहा और आपने भी बहुत अच्छी बात कही, जर्मनी का जो उदाहरण दिया आपने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, कोई भी अगर कोई स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, है ना, सबका उपयोग हुआ होगा, है ना। तो हम जैसे उसको थोड़ा पीछे जाएं और वो जो ज्ञान है ना, उसको हम आज के संदर्भ में कैसे उसकी उपयोगिता सुनिश्चित हो सकती है, उसके साथ एक कनेक्शन बनाने की निश्चित रूप से ज़रूरत है। अब जैसे अभी कोविड चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोरोना चल रहा है, तो महामारियों का भी एक इतिहास रहा है ना, प्लेग का भी इतिहास रहा है। तो अब उसमें कैसे हमारे लोगों ने, हमारे समाज में कैसे लोगों ने उसका मुकाबला किया, है ना, कैसे अपने आप को बचाया, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को आज फिर से परखने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक हमारी कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, सीखने में भी एक निरंतरता होनी चाहिए। डिस्कनेक्ट से हम ना तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और ना ही हम दुनिया को कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं। तो इसलिए वो एक सीखने की जो यात्रा है, उसमें जो आगे और पीछे दोनों के बीच में एक सेतु का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज उसमें बहुत बड़ी बातें पिरोई गई है। पांडे सर से मैं जानना चाहूँगा कि एक्चुअल क्या है कि जब हम तकनीकी शिक्षा की अभी जब भी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में तत्काल वो मशीन है और वो सब की बात होने लगती है जो हम लोगों ने बाहर से आयातित की। लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो वहाँ पर स्थानीयता की जो तकनीकी है, खेती को लेकर, किसानी को लेकर, इवन साइफन सिस्टम्स को लेकर, या ग्रह नक्षत्र को जानने को लेकर, मौसम, वो सभी उपलब्ध हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति की जो पढ़ाई की प्रक्रिया है, उसमें जो हम अभी तक पढ़ाते रहे और जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, उस दोनों का सामंजस्य कैसे हो पाए? देखिए, अगर आप ये देखें तो प्राचीन काल से ही भारत एक विराट गुरुकुल रहा। भारत विश्व गुरु के रूप में रहा और यहाँ पर गुरु शिष्य दोनों ही निरंतर ज्ञान की साधना करते हैं। और ज्ञान जो है उसको आप किसी पॉकेट में बांट कर नहीं दे सकते, क्योंकि जैविक चेतना का जो अंतर्निहित स्वभाव जो है वो ज्ञान है। बिल्कुल, जिज्ञासा है, ज्ञान है। और इसलिए हमारे यहाँ 4 महावाक्य कहे गए हैं, क्योंकि जो जैविक चेतना है उसे आप आत्मा कह सकते हैं, और आत्मा वो परमात्मा का ही अंश है। हाँ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो वो जो परमात्मा है वो सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहा गया है। तो वो ब्रह्म जो है वो ज्ञान का पुंज है, इसलिए आत्मा भी का स्वभाव ही ज्ञान है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म माने 4 महावाक्य हैं हमारे, और ये पूरा विश्व को जानना चाहिए। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो प्रज्ञान है। और अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि अतत्वमसि, तुम भी वही हो। हाँ? तो ये जब कहा गया है तो, लेकिन वो ज्ञान जो है, वो जो हर जीव के अंदर जो ज्ञान है वो सुसुप्त अवस्था में रहता है। और निरंतर सीखने की प्रक्रिया से ज्ञाता और ज्ञान के ज्ञेय के बीच में ज्ञान वो आवरण जब हटता है तो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। यही बहुत अच्छी है। बात है जी। इससे अलावा कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ सारी विद्याएं थी, सारी विधाएं थी। आपको मैं बहुत पुराना नहीं जाकर, मैं पहले अभी अंग्रेजों के काल की बात करा रहा हूँ, जब अपर कैनाल और लोअर कैनाल की बात हुई, जिसके विषय में पंकज जी आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। तो गंगा का अपर कैनाल और लोअर कैनाल की बात हुई, तो वहाँ पर वो अपर कैनाल ले जाने की कोई व्यवस्था अंग्रेजों के पास नहीं थी।
तो रुड़की के जो गांव थे वहाँ के लोगों ने कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और उन्होंने इंडिजीनियस मेथड से उस वाटर को अपर लेवल में ले जाकर निकाला। और उससे अंग्रेज इतना प्रभावित हुए कि बोले कि इस जगह पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इतनी तकनीकी है जो हम नहीं समझ पाए, तो इसलिए यहाँ पर हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे और वो बाद में फिर आईआईटी बनी। हाँ, तो ये सारी तकनीकी हमारे यहाँ थी। आज भी हमारे यहाँ बस दक्षिण में चले जाइए, वहाँ पर जिस तरह से भवन निर्माण की और मंदिर निर्माण की जिस तरह की व्यवस्था है, अष्टकोणीय व्यवस्था है, और कोई सीमेंट का जोड़ नहीं है, जिस तरह से नॉर्थ सिस्टम है। आप देखिए उसका एग्जाम्पल कि इतना बड़ा कैटास्फोर आया वहाँ पर, क्या कहते हैं, केदारनाथ में, और केदारनाथ का मंदिर हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? क्यों? वो कीलों से आपस में एक दूसरे से क्लिपिंग करके बनाया गया था। तो ये सारी जो व्यवस्था थी, फिर किस तरह से हम पंचक्की की व्यवस्था करके खेतों में किस तरह से हम पानी पहुंचाते थे, किस तरह से हम इको फ्रेंडली कृषि करते थे, ये सारी जो व्यवस्थाएं थी। आप ये छोड़ दीजिए, आप चले जाइए गांव में, वहाँ पर वो बता देते हैं कि अगर वो पक्षी जो है वो ऊपर की डाल पर बैठा है तो बरसात कब होगी, नीचे के डाल पर बैठा है तो कितनी बरसात होगी। ये सारी चीजें ये वो गांव का किसान जानता है, वो बता देता है। मौसम वैज्ञानिक फेल है। तो ये सारी जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो नॉलेज है हमारे पास में, हमारे यहाँ कहा गया है सावन साग न भादो दही। सावन में साग नहीं खाना चाहिए क्योंकि बरसात होती है, दुनिया भर की बैक्टीरिया उसमें होती है। और भाद्र महीने में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हेवी आइटम है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को नुकसान करता है। सावन साग न भादो दही, कुआर करेला कार्तिक मही, ऐसे ये जो 12 दे बचाए ताघर बैद कबूर ना जाए, ये बच्चों को मालूम है। लेकिन उन सारे ट्रेडिशन, वो परंपरागत ज्ञान जो है, सरगुजा जैसे छत्तीसगढ़ में जो है, वहाँ पर जो आयरन ओर बनाया जाता था और उससे जो स्टील बनाई जाती थी, जिसमें 8000 सेंटीग्रेड की गर्मी होती थी जो आज तक हो नहीं पा रही है, और उसके बनाने के बाद में जो स्टील बनता था, उसका एक एग्जाम्पल तो दिल्ली में ही आपके कुतुब मीनार में आपके पास खड़ा है। और आज तक उस तरह का मेटल आयरन ओर आज तक नहीं बना है, वो बना हुआ है। और आज क्या हो रहा है कि आज वो जापान की निपन फैक्ट्री जो है, वो सरगुजा से वो आयरन ओर ले जाकर वहाँ स्टील बनाकर हम ही को इम्पोर्ट कर रही है, हमको बेच रही है। तो ये है कि ये हम लोग किसी न किसी तरह से ये जो आधुनिक शिक्षा है, ये एक्चुअली जो यूरोपीय ज्ञान परंपरा को विकसित कर रही है। हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा हमारी थी, जो बहुत इको फ्रेंडली थी और बहुत वैज्ञानिक रूप से थी, उसको हम लोगों ने कहीं दरकिनार कर दिया है, और उसके प्रति हम एक अस्पृश्यता का भाव हमारे मन में आ गया है। आज जो शिक्षा नीति में ये बातें की गई है कि हम पुरानी ज्ञान, ठीक है, आधुनिक ज्ञान परंपरा जो है वेस्टर्न ओरिएंटेड, ठीक है, लेकिन हम अपनी जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा है या उसकी जो विधा है, उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके साथ हम, अब सवाल है, उसमें परेशानी ये हो जाती है कि जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा जानने वाला व्यक्ति है, उसके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं, कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, वो तो परंपरा से जानता है। आप देखिए आजकल नेटिंग नहीं हो पा रही है, मंचियाँ नहीं बन रही हैं, चारपाइयाँ उस तरह की नहीं बन रही हैं, टोकरियाँ उस तरह की नहीं बन रही हैं जो होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वावलंबी भारत हो, स्वावलंबी भारत। आप ये बताइए कि जो अंगस मेडिसिन की रिपोर्ट है पंकज जी, वो ये कहता है कि 1800 में हमारा वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन 25% था। हमको ये बताया जाता है कि ये देश कृषि प्रधान है, ये देश कृषि प्रधान नहीं था। ये देश, मैं पूरे अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये देश उद्योग प्रधान देश था। 1740 में हमारा वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन 32% था। आज अमेरिका और चाइना दोनों को मिलाकर 33% जो है वर्ल्ड ट्रेड में उनकी हिस्सेदारी है, और हमारी 1.3%। ये हमारा डेवलपमेंट। तो जब ये था तो वह क्यों था? हमारे पास एक भी मल्टीनेशनल नहीं, एक भी मल्टीनेशनल नहीं थे, एक भी कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं था हमारे यहाँ। हर गांव में इंडस्ट्री हब थे, कुटीर उद्योग हर गांव में थे। व्यापारी जो है, ट्रेडर्स जो है, वो हर गांव को भ्रमण करते हुए, उत्तरापथ से और दक्षिणापथ से वो ट्रेवल करते हुए सारे गांव को कनेक्ट करके वहां से सामान लेते थे, और एक हुंडी लिख देते थे कि हम विदेश जा रहे हैं, वहां से जो बेच के आएंगे वो मुनाफा आपको देंगे, हमको आप दे दीजिए, और हुंडी दे के वो चले जाते थे। फिर लोथल से और दूसरी जगह से
विशाखापट्टनम से वो जो पत्तम है वहाँ से वो विदेश जाते थे, वहाँ बेचकर जब वापस लौटते थे तो वो उसी रास्ते लौटते थे और जिन जिन गांवों से लिया होता था उनको पेमेंट करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे। माने आप देखिए क्या ऑर्गेनाइज, माने कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था, कोई कॉरपोरेट सेक्टर नहीं था, कुछ नहीं था, कोई एमबीए किए हुए व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो भारत जो है वो विश्व में सोने की चिड़िया कहलाती थी। ओके, इतना इतना मार्केटिंग थी। तो यही नहीं सर, लोग जब लौटते थे तो समाज के काम करते थे, कभी कुआं खुदवा दिया, कभी तालाब खुदवा दिया। और नहीं, वो जो जाते थे वो रास्ते में रहने के लिए पड़ाव, कुआं, ये सारी की व्यवस्था वहां पर करते। और राजा जो है, जो उस समय के रजवाड़े थे, वो उनका काम था कि रास्ते में कोई चोर डकैत ये मालों को हड़पे ना, इसलिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरा करते थे। क्या सिस्टम था। अब वो सारे सिस्टम, अब हमने क्या किया कि वो जो स्कैटर्ड था, समाज में बटा हुआ था, समाज के हर व्यक्ति की हिस्सेदारी थी, वो सिमट कर कुछ मोनोपोली हो गई और कुछ आदमियों के हाथ में हो गई। और इससे ये हुआ कि एक तरफ अमीरी बढ़ गई और दूसरी तरफ जो है मेजॉरिटी में जो है वो गरीबी बढ़ गई, क्योंकि अब लोगों के पास हाथ नहीं रह गया। व्हाइट कॉलर जॉब में सब घूम गए, काम नहीं करना चाहते। और हम इस शिक्षा व्यवस्था ने एक बात और करी, मैं आपको बताऊं, आगे क्या होगा इस शिक्षा नीति पर, वो भविष्य के गर्भ में। लेकिन जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करी है, और जो आप लोग समझते हैं, चाहे आप पंकज जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे राय साहब हों, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने आपको अपने ग्राम से, अपने प्रदेश से बेघर कर दिया। आपको विस्थापित करने की जो व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था ने की। हमारी जो पुरातन शिक्षा व्यवस्था थी वो वहीं प्रतिस्थापित करती थी, माटी से व्यक्ति जुड़ा होता था। लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था ने आपको विस्थापित किया, और जब विस्थापित हो गए तो आप जड़ से कट गए, और जड़ से जब कट गए तो संस्कार विहीन हो गए, संस्कार से कट गए, आपके अंदर वो कल्चरल पोल्यूशन हो गया। और उससे जो भारतीयता की जो एक मापदंड था, एक अपनत्व की भावना थी। हमारे यहाँ शिक्षा में ये कहा गया है, हमारे यहाँ विद्वान किसे कहा गया पंकज जी? हमारे यहाँ विद्वान उसको कहा गया है, हमारे यहाँ डिग्री होल्डर को विद्वान नहीं कहा गया। हमारे यहाँ विद्वान कहा गया है मातृवत परदारेशु, दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखो। मातृवत परदारेशु पर द्रव्यस्य लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के बराबर समझो। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपनी आत्मा के रूप में जानो। यह पश्यति स पंडिता, जो ऐसा करता है वही विद्वान है, बाकी विद्वान डिग्री से विद्वान नहीं। आज कागज की डिग्री के विद्वान हो गए हैं, जिनके अंदर जो संस्कार विहीन है, संवेदन विहीन हो गए हैं। आज का विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षा के बौद्धिक विलास में इतना मशगूल हो गया है कि उसके वजह से वो क्या कर रहा है, यांत्रिक प्राणियों का निर्माण हो रहा है। और मिडिल एज में जो आपने देखा होगा कभी कि वहां पर सड़कों पर गुलाम बिकते थे, आज विश्वविद्यालय में पास आउट की डिग्री मिलते ही प्लेसमेंट वाले खड़े हो जाते हैं और पढ़े लिखे गुलामों को खरीदा जाता है। ये हिसाब हो गया है, ये शिक्षा की व्यवस्था है। इसको बदलना पड़ेगा, और बदलने का पूरा प्रयास सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी में कर रही है, भारतीय परंपरा ला रही है, यही है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज है, उसमें बताया गया है कि उच्च शिक्षा में सन 2025 तक कम से कम 50% लोगों को व्यावसायिक शिक्षा दे दी जाएगी। तो संजीव जी, ये जो व्यावसायिक शिक्षा पाएंगे लोग, ये किस तरीके से भारतीय परंपरा को संरक्षित कर सकेंगे और जो भारतीय मूल्य हैं उनको संरक्षित कर सकेंगे? क्योंकि पांडे सर ने ऐसे बताया कि अभी पूरा मूल्य बदल रहे हैं, यानी जो तकनीकी शिक्षा का मूल्य बदलने का इसमें कोशिश है। तो आप बता पाएंगे कि इसको किस प्रकार से ये पूरा सिनेरियो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवाओं के साथ बदलेगा? देखिए, मतलब पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया गया था, वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। मैं जब खुद छठवीं में पढ़ता था तो मुझे याद है कृषि विज्ञान एक पीरियड होता था, और तकली से हम लोग हाँ, तो वो तकली का भी प्रयोग हम लोग करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया।
अभी व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में जो दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है, तकनीकी की चुनौती है। तकनीक की चुनौती ये है कि आज हम जो स्किल सीखते हैं वो 3 साल बाद री स्किलिंग की जरूरत पड़ जाती है ना। और जैसे जैसे तकनीकी एडवांस होती है, वो सस्ती होती है, तो वो डिसेमिनेट होती है, वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचती है। तो एक तो ये है कि ये प्रेडिक्ट करना कि अगले 3 साल में क्या रेलिवेंट होगा, वो अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर इसको करना है तो दो काम करना होगा। पहला तो ये है कि मैपिंग करनी होगी, कि प्रोस्पेक्टिव मैपिंग करनी होगी कि किस तरह के स्किल्स की डिमांड होगी, क्योंकि आपको बाजार तो देना ही पड़ेगा ना। हम नॉलेज इकोनॉमी की बात के साथ, नॉलेज इकोनॉमी के साथ जब हम वोकेशनल की बात करते हैं तो वोकेशन एक बाजार की डिमांड करता है, एक बाजार की डिमांड करता है, क्योंकि वो उसी फिलॉसफी से वोकेशनल एजुकेशन आ रहा है। और हमको समाज में हर तरह के लोग चाहिए, हमको एपिस्टेमोलॉजी के भी लोग चाहिए, ज्ञान मीमांसा के भी लोग चाहिए, और हमको व्यापार में भी दक्ष लोग चाहिए। तो अब उसके लिए हमको एक तो ग्लोबल मैपिंग करना पड़ेगा कि किस तरह के वोकेशनल स्किल्स की डिमांड है, और दूसरा फिर उसके लिए हमको रेलिवेंट करिकुलम बनाना होगा और उसका मार्केट कनेक्शन देना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं देखता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज जिस तरह से देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और उनके ग्रेजुएट से कभी कभार जैसे बातचीत होती है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ एक मैसिव ड्राइव चलाना चाहिए री स्किलिंग का, कि जो लोगों के पास, जैसा आपने कहा कि कागज मिल गया, डिग्री मिल गई, बट एक्चुअली दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक अप द जॉब, ठीक है। तो अब उन लोगों की री स्किलिंग, कि भाई आप आइए, ठीक है आपने डिग्री ली है, लेकिन अगर आप अपने आप को इक्विप्ड करना चाहते हैं, री स्किलिंग करना चाहते हैं, तो आप आ जाइए, क्योंकि उस लज्जा और शर्म में हमारा इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो कागज पे तो दिख रहा है, लेकिन समाज में उनका जो योगदान होगा वो सकारात्मक तो नहीं ही होगा, है ना। तो वो मुझे लगता है कि एक ऐसा अभियान मतलब पांडे जी के माध्यम से भी मैं कहता हूं कि वो एक अभियान पूरे देश में चलाना चाहिए, कि जिन लोगों के पास स्किल है, इफ़ दे वांट टू इक्विप देमसेल्फ फर्दर, वो एक अभियान चलना चाहिए। और उसके साथ वोकेशनल एजुकेशन का कनेक्शन हायर एजुकेशन के साथ कैसे बनता है, उस पर मैसिव काम करने की ज़रूरत है। और बिना मतलब लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का सामंजस्य तो चाहिए ही देश में, आर्थिक समृद्धि भी चाहिए और ज्ञान परंपरा भी चाहिए। अब देखो ना, मैं जिस जहाँ मूल रूप से रहने वाला हूँ बुंदेलखंड का, वहाँ पे आज भी 900 से 1100वीं सदी में जो तालाब बने थे, जिनके अंदर कोई जोड़ नहीं है, केवल एक पत्थर को पत्थर के रूप ऊपर रख के बनाए गए। और वो तालाब इस तरीके से थे कि एक तालाब दूसरे से जुड़ा था, दूसरा तीसरे से, यदि एक का पानी अधिक होगा, ओना कहते हैं यहाँ आउटर को, एक एक बूंद बचेगी। वो तालाब 1100 साल से हमको सेवा कर रहे, लेकिन कोई भी बड़ा बांध 50-60 साल से ज़्यादा सेवा नहीं कर पाया। जो जल्दी छीट के हमने पानी निकाला वो 5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाया। तो जाहिर है कि भारतीय परिवेश में आज सर जिस ज्ञान की ज़रूरत है, हमको लौट के उस तालाब की ओर जाना होगा, और उसी से आप नल घर में लगा लो, लेकिन उसका पानी का स्रोत क्या होगा। नहीं, सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही ना कि जो अनुभव है लोगों के पास, जो लोक में ज्ञान है ना, उसका दस्तावेजीकरण और उसकी सही जगह पे उपयोगिता। जैसे मैं भूकंप के बाद कच्छ में काम कर रहा था, और वहाँ पे मैंने एक फिर रिसर्च पेपर लिखा। जो लोग भेड़ चराते हैं उन लोगों के साथ में बैठ के बातें करता था, तो मैंने देखा कि इनके पास तो गणित, मैंने पूछा कि भाई स्कूल नहीं जाते हैं, गणित कैसे सीखते हैं? तो वो 20-20 भेड़ों के उसे जोड़ते घटाते हैं। और फिर एक आदमी ने कैलकुलेटर देखा कि दुकान पे जब सामान खरीदने गया, तो पूछा क्या है, और उसने 50 रुपए का कैलकुलेटर खरीद लिया। अब वो 50 रुपए के कैलकुलेटर से वो लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन उसको मतलब जो गणित वो वर्बली पता था, कॉन्सेप्ट तो थे, अब वो डिजिटल भी हो गया। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और ट्रक निकाल लिया, और 2 ट्रकों का वो व्यक्ति मालिक था। तो मैंने कहा कि हम इस तरह की चीज़ों का एडल्ट एजुकेशन के कितने
प्रयास किए गए। IPCL किट पूरा उन सब में अगर हम इसका उपयोग करते तो शायद और श्रेष्ठकर होता। पांडे सर से मैं जानना चाहूँगा कि जो ये भारतीय ज्ञान की परंपरा है और जो आज वैश्विक ज्ञान की परंपरा है, उसमें ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो परिकल्पना है वो कैसे सामंजस्य बिठा पाई? देखिए, शिक्षा की जहाँ तक आपको बात मैं कहूँ आपको कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। देखिए, 1830 के बाद ये शिक्षा नीति का एक कॉन्सेप्ट आया। 1830 से पहले तो शिक्षा नीति नहीं थी और भारत विश्वगुरु रहा हजारों वर्ष तक। तो ये शिक्षा नीति का कॉन्सेप्ट आया और वो आया जिसको हम बहुत ज़्यादा बदनाम करते हैं, लेकिन वो आदमी अपने राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी था, जिसको हम थॉमस बेबिंगटन मैकाले कहते हैं। उससे ज़्यादा पैट्रियट कोई नहीं था अपने राष्ट्र के लिए। उसने अपने राष्ट्र के महत्व को देखा और वो यहाँ पर उसने इम्प्लीमेंट किया। और वो जो शिक्षा नीति जो उसने बनाई, वो जो मिनट्स ऑफ मैकाले जो कहते हैं, मिनट्स ऑफ एजुकेशन, वो सिर्फ 10 पेज का था और उस 10 पेज ने कायाकल्प कर दिया पूरे इस देश का। हम शिक्षा नीति जो है वो कॉन्सेप्ट स्पीकिंग होनी चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति एक कॉन्सेप्ट की बात होती है और उसके बाद हमें कैरिकुलम बनाना पड़ेगा, हमें सिलेबस बनाना पड़ेगा, उस तरह के हमें टेक्स्ट बुक लिखने पड़ेंगे। शिक्षा नीति एक गाइडिंग फैक्टर है, तो गाइडिंग फैक्टर में हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा शिक्षा का जो वो है प्रोसेस है वो कैसे हो। तो इस विषय में जैसे अभी इस नई शिक्षा नीति जो है उसमें ये कहा गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा का उसमें समावेश होगा। शिक्षा सत्र की बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है, ध्यान दिया गया है, मातृभाषा में शिक्षा देने की एक पॉलिसी बनाई गई है, ये सब हो गया। लेकिन इसका ये एक दृष्टिकोण है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण अभी ये 25% वर्क, 75% वर्क है जिसमें 25% कैरिकुलम बनेगा, उसके बाद में सिलेबस बनेंगे, उसके बाद उस तरह के टेक्स्ट बुक लिखे जाएंगे। क्योंकि जो शिक्षक है और जो आचार्य है, प्रोफेसर है, उसको शिक्षा नीति से लेना देना नहीं है। शिक्षा नीति रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है। शिक्षा नीति आचार्य और जो शिक्षक है उसके लिए तो पाठ्यपुस्तक चाहिए। तो वो हम पाठ्यपुस्तक कितने पोटेंसी वाले पाठ्यपुस्तक निर्माण कर सकते हैं और कैसे उसका इफेक्ट हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हम पर्यावरण पढ़ाते हैं, तो पर्यावरण जब हम पढ़ाते हैं, जैसे आपने अभी राय साहब ने कहा कि वो खेती में वो खुरपी और वो तकली और ये सारे पर्यावरण हम किताबों से पढ़ाते हैं। पर्यावरण जो है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये इंटायर एनवायरनमेंट जो है ये पंच तत्वों से बना है। ये पूरी प्रकृति पंच तत्वों से बनी है, जिसमें है आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी तत्व है। ये पंच तुलसीदास की आपको हिंदी के हैं इसलिए बोलता हूँ, छित जल पावन गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये कहा है। अब ये अगर बिगड़ गए तो पर्यावरण अपने आप बिगड़ गया। ये इनका रोकथाम क्या है? तो आकाश का जो गुण है, क्वालिटी है, वो शब्द है। वायु का जो गुण है वो स्पर्श है। अग्नि का गुण जो है वो रूप है। जब तक हमारे अंदर आत्मा रहती है, हमारे अंदर एक ग्लो रहता है, एक ग्लो। जैसे डेड बॉडी हो जाती है, ग्लो खत्म हो जाता है। उसी तरह से जल का गुण है स्वाद। आपको जल के स्वाद से आपको पता चलेगा इसमें मिनरल एलिमेंट्स कितने हैं। उसी तरह से माटी का गुण है गंध। बरसात में आप देखिए माटी की एक सुगंध निकलती है। अगर हम इनके स्वाभाविक जो प्राकृतिक गुण हैं उनको हम मेंटेन कर दें तो हमें पर्यावरण पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम कोई भी शिक्षक ये नहीं बताता है कि इसके स्वाभाविक गुणों को हम मेंटेन कर रहे हैं। हम उस तरह के म्यूजिक बजाएंगे, उस तरह के हॉर्न बजाएंगे, तो वो जो शब्द है वो जो क्या कहते हैं, अंतरिक्ष का जो स्पेस का जो फाइबर है, उसकी जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को डिस्टर्ब करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी
क्योंकि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, हमारे यहाँ कहा गया है, कैरेक्टर बिल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज एम्पावरमेंट। आप एक अच्छा डॉक्टर बना लीजिए, एक अच्छा इंजीनियर बना लीजिए, लेकिन वो एक अगर अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, बिल्कुल, तो किस तरह से, जिस तरह से हो रहा है, बाजार खुला हुआ है। मल्टीनेशनल्स मार्केटिंग जो हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर वो नैतिकता अगर नहीं है, क्योंकि हमने कभी, भारत ने कभी, इतना बड़ा गुरुकुल था, भारत ने कभी ये नहीं सोचा कि एक अच्छा हिंदू बन जाए, एक अच्छा सनातनी बन जाए, एक अच्छा बौद्धिस्ट बन जाए, एक अच्छा जैनी बन जाए, एक अच्छा मुसलमान बन जाए, एक अच्छा क्रिश्चियन बन जाए। विश्व ने सोचा, विश्व के अनेक देशों ने सोचा, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान या अच्छा ईसाई बन जाए। हमने सोचा है मनुष्य बन जाए, मनुर्भव, इंसान बन जाए, मनुर्भव, मनुष्य बने। और केवल मनुष्य पर ही हम नहीं रुके कि वो मनुष्य बन जाए। आज तो मनुष्य मिलना मुश्किल है। आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, इंजीनियर मिल जाएंगे, प्रोफेसर मिल जाएंगे, और जब से सबसे बड़ी कमी जो है वो मनुष्य को खोजने में, इंसान नहीं मिलेगा। हमने केवल मनुष्य पर नहीं रुके, हमने कहा मनुष्य बने। और मनुष्य कैसा बने? दिव्याजन, माने वो देवता बन जाए, मनुष्य ही नहीं बने। जिसको अरविंद ने कहा मानव से महामानव, तो मानव से वो महामानव बन जाए, तो कैसे बनेगा? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा हमारे अंदर, शिक्षा वह बीज है जो हमारे अंदर बोधत्व के भाव को प्रकट करके स्व से, सेल्फ से हमको अनुभूत कराता है, हमारा कनेक्शन जोड़ता है। और जब सेल्फ आ जाता है तो उसी स्व से हमारी मेधा प्रस्फुटित होती है, और मेधा जब प्रस्फुटित होगी तो प्रज्ञा अपने आप आ जाएगी, नीर क्षीर विवेक हम कर पाएंगे। एमबीए स्कूल में कराने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में। पहले आप एमबीए कराने, एमबीए का मतलब क्या है? प्रबंधन करना। प्रबंधन पहले व्यक्ति अपना प्रबंधन करे, उसका अपना प्रबंधन नहीं है। मन का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, अहम का काम है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करना, और जो चित्त है उसमें संस्कार पलते हैं। अगर ये हमने ठीक नहीं किया तो हम अपना प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपना प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, इफ वी कांट एबल टू मैनेज आवर ओन सेल्फ, तो हम दूसरे को कैसे मैनेज करेंगे, दूसरे का प्रबंधन कैसे करेंगे? तो एमबीए के ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्ति का स्वयं का प्रबंधन हो। और जब स्वयं का प्रबंधन होगा तो एक अच्छा एक ह्यूमर उसके अंदर आएगी, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, जो चिंता करेगा कि हम जो ब्रिज बना रहे हैं या हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ये बिल्डिंग कितने दिन चलेगी और इससे कोई हैजार्डनेस क्रिएट नहीं होगा। आज आपने पैंडेमिक की बात करी कि ये हो रहा है, ये कब से हो रहा है? आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप ये देखिए 1720 में पहला पैंडेमिक आया, और 1720 के बाद 1820 में आया, और फिर 1920 में आया, फिर 2020 में आया। बिकॉज हमने हैजार्डनेस क्रिएट किए। हम मानव ने समझा कि प्रकृति पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, और आपने प्रकृति को एकदम से इग्नोर किया। और वो जो आपने जो आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो एंटी इको एक्टिविटीज़ थी, उस एक्टिविटी की वजह से हर 100 ईयर्स पर लाखों आदमी, करोड़ों आदमी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और भोग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। उसके पहले ये नहीं था। आज जो ये कोविड-19 हम फेस कर रहे हैं, 1920 में हमने फेस किया, तो हमने 1820 में फेस किया, हमने 1720 में फेस किया, और उसके पहले नहीं था, 1620 में नहीं था। क्यों नहीं था? कि वो 17 में इंडियन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आपने मशीन को प्रकृति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया, इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया। और जो शिक्षा का जो व्यवस्था करी, उस शिक्षा की व्यवस्था में आत्मा और देह के संबंध को आपने विच्छेद कर दिया। अभी आत्मा और इस शिक्षा में आत्मा और देह का संबंध विच्छेद हो गया। और लोग आजकल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, पंकज जी मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, हम लोग ये कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड हो गए। बिल्कुल गलत, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अगर सेल्फ सेंटर हो जाए
तो आदमी कम से कम अपने स्वास्थ्य स्व की तो को रक्षा जान करेगा। जाएगा। सेल्फ सेंटर नहीं है। ए मैड रश टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन जो है, उसने क्या किया है कि उसको अपने देह की भी चिंता नहीं है, भाई क्या खाऊंगा जिससे ठीक रहूंगा, मेरी दिनचर्या क्या होगी, उसका भी परवाह नहीं। केवल मॉडर्न बनने के चक्कर में और एक पागलपन का जो एक रस है, दौड़ है, उस प्रतिस्पर्धा में हम परिवार को नेग्लेक्ट कर दिए, अपने कैरियर के लिए अपने परिवार को नेग्लेक्ट, अपने संबंधों को नेग्लेक्ट, अपने जीवन तक को नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये शिक्षा तो आपको एक संवेदनहीन यांत्रिक प्राणी के अलावा और कुछ बना नहीं गई। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की और हम इस तरह का एक मॉडल क्रिएट करें। अगर हमने इस तरह की ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से अगर हम मॉडल क्रिएट करने में अगर सक्सेस हुए तो विश्व इसको फॉलो करेगा, क्योंकि पहले भी विश्व ने इसको फॉलो किया है और विश्व फॉलो करेगा। और विश्व में जो हैजार्डनेस पैदा हो गई है, अपने को छोड़कर हैजार्डनेस जो पैदा हो गई है, वो हैजार्डनेस से अगर मुक्ति हो जाएगी तो पूरा विश्व, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम विश्व को अलग नहीं मानते हैं अपने से। हमने तो सर्वे भवन्तु, हमने तो ये कहा है कि विश्व भवेत एक नीडम, विश्व घोंसला है, और घोंसला में जो पक्षी है अपने चूजे को लाकर खिलाती पिलाती तब तक है जब तक वो शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो जाए और मानसिक रूप से उड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। तो जब तक विश्व मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो, भारत का ये कर्तव्य है कि पूरे विश्व को दिशा दे। संजीव जी, जैसे प्रोफेसर पांडे बार बार जोर दे रहे हैं कि शिक्षा का असल उद्देश्य जो है बेहतर इंसान बनाना है, ना कि मशीन के लिए इंसान बनाना। तो आपने तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज को पढ़ा है, तो आपने ऐसा कहाँ कहाँ महसूस किया कि निश्चित यदि इसका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम एक देश को हमारी पारंपरिक ज्ञान परंपरा के साथ में एक बेहतर इंसान भी दें? बिल्कुल, देखिए उसमें नॉलेज इकोनॉमी की बात की गई है और 21वीं शताब्दी के लिए प्रासंगिक शिक्षा की भी बात की गई है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों का एक सेतु बनाया गया है ना कोई। हाँ, लेकिन जैसा पांडे जी ने कहा कि ये कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ हैं, है ना, ये एक पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है। और अब आगे आप पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे, फिर सिलेबस कैसे बनाएंगे, फिर उनको उसके आधार पे आप टेक्स्ट बुक्स कैसे बनाएंगे और उसके साथ आप टीचर्स को कैसे तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि भारत में पिछले कुछ सालों से जो एक शिक्षकों के तैयार होने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी में एक बात बहुत अच्छी हुई है कि ऐसा है कि ये जो फेस चला है इसमें शिक्षक और गुरु तो रहा नहीं, अब तो वो कर्मचारी है। क्यों कर्मचारी बना दिया गया है, तो वो उसके अंदर भी पराधीनता का भाव आ गया है। वो भी सोचता है कि कोई इंस्पेक्शन टीम आए और मेरे को ए ग्रेड दे के जाए और उसकी व्यवस्था करे, अपने से वो कुछ नहीं सोचता है। जो इनिशिएटिव, जो इनोवेशन उसके होने चाहिए वो नहीं रह गया है। तो नवाचार की बड़ी वो हो गई है। लेकिन इस शिक्षा नीति में बहुत अच्छी बात ये हुई है राज जी कि हमने शिक्षकों के अंदर एक भावना डाली है, और वो डाली है कि आपको सरकारी अन्य जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हम मुक्त कर रहे हैं और केवल शिक्षा पर ही आपका फोकस होना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो एक सरकारी कर्मचारी बनने की जो मानसिकता आ गई है उस मानसिकता से मुक्त हो जाए और आप शिक्षक बन जाए। अगर वो शिक्षक बन गया तो शिक्षक बन जाने के बाद में फिर उसे इस देश को कोई रोक नहीं सकता है आगे ले जाने के लिए और विश्व को दिशा दे सकता है। तो पहले सबसे बड़ी आवश्यकता, जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, शिक्षक, और आपने भी कहा शिक्षक के अंदर शिक्षकपना अगर आ गई तो फिर और कुछ बाकी नहीं रहा। उसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा प्रयास किया है और हमने इस प्रयास में हमने ये कहा है कि उनको ये सरकारी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए और उनको उनका विशेष ध्यान केवल शिक्षा पर दिया जाए। सर, ये हमारा चूँकि कार्यक्रम की सीमा है, दूसरे कार्यक्रम इसी विश्व पुस्तक मेले में अभी चलते रहेंगे। हम सबका एक लोभ है और एक कौतूहल भी है कि आपकी एक बहुत चर्चित जो किताब अभी भारत वैभव आई है ये। तो इस किताब में चूँकि पारंपरिक ज्ञान, हमारी पूरी ज्ञान परंपरा को संचित किया गया है, तो ये किताब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो उद्देश्य हैं
उसको पूर्ति करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी? देखिए, ये किताब जब लिखी गई तो उस समय शिक्षा नीति भी बनाई जा रही थी। जी जी। हाँ, और उसमें आपके उससे स्नेह से मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। तो हमने देखा कि ये तो अभी तो शिक्षा नीति बन रही है, बाद में कैरिकुलम भी बनेगा, फिर सिलेबस बनेगा, टेक्स्ट बुक बनेंगे, तो कंटेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अभी तक हमारे पास भारत को समझने के लिए जो कंटेंट्स होना चाहिए वो पश्चिमी मानसिकता से जो कंटेंट्स दिए गए थे, पश्चिमी दृष्टि से जो दिए गए थे, वही कंटेंट्स हमारे पास अवेलेबल थे। तो इसलिए जो इसमें भारतीय दृष्टि, भारत को भारत की नज़रों से देखने की एक व्यवस्था हमने, और इसमें हमने जो हमारा जो उद्देश्य था कि भारत को विदेशी नज़रियों से नहीं बल्कि भारत को भारत की नज़र से देखा जाए। जिस तरह से बाकी लोगों ने इंग्लैंड को, इंग्लैंड वासियों ने इंग्लैंड की नज़र से देखा, जबकि वो फ्रेंच कॉलोनी रही, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड की नज़र से देखा, जर्मनी वालों ने जर्मनी को जर्मनी की नज़र से देखा, जापान ने जापानीज नज़र से देखा। उसी तरह से भारत को जब तक भारत की नज़र से नहीं देखेंगे तब तक आप भारत के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो भारत की जितनी ज्ञान परंपरा है उसको हमने 16 विभिन्न अध्यायों में उसमें जोड़ा, जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा हुई, अंक विद्या है, भारत की तकनीकी और विज्ञान क्या थी, कितना उन्नत थी, जिसमें नक्षत्र विद्या भी है और वेधशालाएं भी हुआ करती थी, नौवाहन की व्यवस्था हुआ करती थी, तो वो क्या है, किस तरह से है। उसके अलावा भाषा किस तरह से बनी, भाषा का किस तरह से विस्तार हुआ, किस तरह से अन्य भारतीय भाषा उससे स्वरूप में आई, विश्व की भाषा किस तरह से स्वरूप में आई, और उसके अलावा हमारे यहाँ की कृषि की क्या विधा थी। आज तो हम जमीन को जहरीला बना रहे हैं पेस्टिसाइड और केमिकल से, और वो जो अनाज पैदा कर रहे हैं उससे जो है हम बीमार हो रहे हैं। तो हम किस तरह से जमीन को शुद्ध कर सकते हैं ताकि उसका स्वाभाविक गंध मिलता रहे, और किस तरह से हम वायु प्रदूषण को रोक सकें, पर्यावरण की किस तरह की संचेतना हमारे अंदर होनी चाहिए, हम अपने स्वास्थ्य की किस तरह की रक्षा कर सकेंगे। आयुर्वेद का क्या वो था, जिसमें आयुर्वेद का मतलब है कि रोग का निवारण नहीं बल्कि रोग ना होने देने की व्यवस्था थी। तो वो किस तरह से भारत में ये विधा थी, मैथमेटिक्स किस तरह से था, यहाँ पर कला और साहित्य किस तरह से था, वास्तुशास्त्र और मूर्ति निर्माण और भवन निर्माण की क्या व्यवस्थाएं थी। तो ये सारे विषयों को लेकर 16, और यहाँ का राजनीति, जो राजनीति है हमारी राजनीति की व्यवस्था क्या थी। देखिए, हमने तो विदेशियों को वो लिया सारा सिस्टम, लेकिन जिनका सिर्फ 300 साल का इतिहास है, और हमारे यहाँ तो लाखों वर्ष के रजवाड़ों का हिसाब है। और उसमें कहा गया है, हमारा जो संविधान था, भारतीय संविधान, वो 5 लाइन का, 5 शब्दों का था। दुष्टस्य दंडम, दुष्ट को दंड दिया जाए, दुष्ट को दंड दिया जाए, हाँ, स्वजनस्य पूजा, विद्वानों की पूजा की जाए, न्यायेन कोश वर्धनम, न्याय से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, अपक्षपात, कोई भाईबंदी नहीं की जाए, अपक्षपात, निज राष्ट्र रक्षा, नृपणाम पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण राजा के होने चाहिए। ये इतने में संविधान समझ गया और कुछ नहीं। तो ये सारी जो व्यवस्था थी, दंड देने की कैसी व्यवस्था थी, दंड देने की ये व्यवस्था नहीं थी कि कोई अगर चोरी किया तो उसको दंड, कोई अपराधी है उसको दंड नहीं, अपराधी की हैसियत देखकर, उसकी सामाजिक हैसियत क्या है, अगर वो बड़ा आदमी है तो उसी अपराध का जो गरीब आदमी है उसको थोड़ा दंड दिया जाए, और जो समाज में प्रतिष्ठित आदमी है वही अपराध किया है तो उससे उसके 100 गुना दंड देना चाहिए, ताकि समाज को एक संदेश जाए। तो ये सारी जो व्यवस्था थी आज वहाँ कहाँ है। आज भारत में क्या है, जजमेंट होता है, जस्टिस कभी नहीं मिला आज तक। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में केवल जजमेंट होता है, जस्टिस कभी नहीं होता है। तो ये सारी चीजों को हमें, ये सारी चीजों को हमने कहीं किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने अपने दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण को इसमें रखने का प्रयास किया है, ताकि विश्व जो है इससे उदाहरण ले सके और एक बहुत ही हार्मोनियस वर्ल्ड की जो संभावना है उसमें हम आगे बढ़ सकें। और असल में है कि ये पुस्तक एक प्रकार से एक बीज
सामग्री प्रदान करेगी। हाँ, और सारे, हाँ, दूसरी चीज है कि बगैर प्रमाण के इसमें कुछ नहीं लिखा जी, जी, गया। जी। जहां भी लिखा, जो भी बात लिखी गई मन गढ़ंत कुछ नहीं है, जी, जी। वो सबके रेफरेंस उसके साथ रनिंग मैटर में उसके रेफरेंस दिए हुए हैं, और सारे रेफरेंस के साथ लिखा गया है। लेकिन किसी की हमने तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक आलोचना से हम बचने का प्रयास किए हैं। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ये आपको इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही, अक्सर ये होता है कि महानता और प्रसिद्धि व्यक्ति के मनुष्यत्व को ख़त्म कर देती है। तो आपने बहुत शालीनता से कहा कि भाई ये हमारा पर्सपेक्टिव है ना, सत्यम एकम विप्र बहुधा वदन्ति, कि भाई हमने जैसा सत्य देखा है हमने उसका इसमें उल्लेख किया है। तो आपको एक बार बहुत दूसरी, पंकज जी ने कहा आपकी पुस्तक, बधाई। इस पुस्तक में हमने एकदम से स्पष्ट इस पुस्तक में लिखा है कि इसमें मेरा कुछ भी अवदान नहीं, ये भारतीय परंपरा का अवदान है जो हमने केवल संकलित किया है। मेरा कोई ज्ञान नहीं है, न मेरा कोई अवदान है, मैं इसमें मेरा कोई अवदान नहीं है। ये तदीय वस्तु गोविंदम, ये भारत की जनता को समर्पित है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। मुझे भरोसा है कि जो इस समय विश्व पुस्तक मेले के में हमारे आगंतुक लोग हैं, जो लोग वर्चुअल मीडियम से हमारे पुस्तक मेले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इस चर्चा का रसास्वादन किया होगा। और वो जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा किस प्रकार से समाहित है और किस प्रकार से देश को समृद्ध और संपन्न करेगी, उस पर उन सबकी भी भागीदारी होगी। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी, श्री संजीव राय जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से, और हमारे ढेर सारे श्रोता और जो दर्शक हैं विश्व पुस्तक मेले के, उनकी ओर से धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सर।